हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के इंग्लिश फ्लेमिंगो के चैप्टर 4 द रेड ट्रैप के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने देखा था सल्मा लेजरलोफ ने इस कहानी को लिखा है, जो कि एक स्वीडिश यानी कि स्वीडन की राइटर है। उन्होंने हमको इस कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा था कि एक रेड ट्रैप सेलर होता है, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति होता है, जो कि चूहेदानी बेचकर अपना गुजारा करता है, लेकिन उससे उसका गुजारा नहीं चलता। फिर भी वो छोटी मोटी चोरियां करके अपने पेट को पालता है, यानी कि अपना पेट भरता है। और इसके बाद में हमने ये भी देखा था कि जो रेड ट्रैप सेलर होता है, उसके दिमाग में एक दिन एक आइडिया आता है कि ये जो दुनिया है ये भी एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है, और इसमें बहुत सारे है ना क्या है चारे हैं। चारे यानी कि जैसे चूहे को फंसाने के लिए उसके अंदर पिंजरे में चारा रखा जाता है, वैसे ही इंसान को फंसाने के लिए ये जो एक दुनिया है ये भी एक रेड ट्रैप है। और बहुत सारे बैट्स हैं, बैट्स यानी चारे हैं, जैसे कि धन है ना, और कपड़े हैं, आश्रय है, रोटी, ये सारी चीजें हैं। इनके चक्कर में इंसान फंसता रहता है और ये सारे विचार उसके दिमाग में आते हैं और ये सोच सोच के बड़ा खुश होता है कि देखो दुनिया भी एक रेड ट्रैप है और मैं भी एक रेड ट्रैप सेलर हूँ। एक दिन क्या होता है कि वो सड़क के किनारे से घूम रहा होता है और एक झोपड़ी बनी होती है सड़क के किनारे। झोपड़ी में वो जाकर आश्रय मांगता है और वो झोपड़ी में एक बूढ़ा किसान रहता है, वो उसको आश्रय देता है, खाना खिलाता है और रात गुजारने के लिए जो है जगह भी देता है। लेकिन उस किसान के ही वो 30 क्रोनर यानी कि 30 क्रोनर चुरा लेता है। क्रोनर जो है एक स्वीडन मुद्रा है, उसको चुरा लेता है और वो चुरा कर क्या करता है, सीधे रास्ते नहीं भागता, एक जंगल के रास्ते से भागता हुआ जंगल में घुस जाता है। जंगल में कहीं भटक जाता है, रास्ता उसको मिल नहीं पाता है और वो है ना उसके किनारे को ढूंढता ढूंढता अंत में थक जाता है और कहता है कि मेरा अंत समय आ गया है और मैं भी इस चारे में फंस गया हूँ। ठीक है। और जैसे जमीन के ऊपर उसका सिर पटकता है, उसको एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज किसी लोहे के कारखाने से आ रही थी। इसको महसूस हो जाता है कि मेरे आसपास जरूर यहाँ पर कोई ना कोई कारखाना है लोहे का, और वो क्या करता है उसकी तरफ चल देता है। अब चलने के बाद में क्या करता है कि वहां पर जैसे वो जाता है, तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है, वो किस प्रकार इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे साथ चलिए। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। रामसजो है ना, क्या नाम है उस आयरन वर्क का, रामसजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन। एक रामसजो आयरन वर्क है, लोहे की जो है समझ लो कि प्लांट है या लोहे का एक कारखाना है, वो अब बंद हो चुका है। वेयर नॉट सो लॉन्ग एगो, लेकिन वो इतना ज्यादा समय उसको बंद हुए नहीं हुआ है। अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, उसमें एक बहुत बड़ा वो एक प्लांट है, वहां पर स्मेल्टर यानी पिघलाने वाली है ना चीजें हैं, रोलिंग माइल यानी कि चद्दर बनाने का कारखाना है, एंड फोर्ज यानी भट्टियां हैं। ठीक है। तो रामसजो जो आयरन मिल है वो अभी अभी मतलब स्वीडन में अभी की बात है, जो अभी कुछ समय पहले बंद हुई है। उस आयरन वर्क्स में वो जाता है। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows स्लीट डाउन द कैनल, और गर्मी के टाइम पर एक जो है लंबी लंबी कतारें लगी रहती है किनकी, हैवीली लोडेड बार्जेस। बार्जेस का अर्थ होता है छोटी छोटी नौकाएं जिनमें जो सामान ले जाया जाता है। हैवीली लोडेड, हैवीली यानी कि भारी भरकम जो सामान लेके जाते हैं, तो वो सामान की नौकाएं, और वो जो कारखाना है लोहे का वो एक कैनल यानी नहर के साइड में है, तो नौकाएं आती है उसमें भारी सामान लेकर आती है उस कारखाने में। तो गर्मी के टाइम पर लंबी कतारें होती है स्काउस की और बार्जेस की। स्काउस का अर्थ भी सामान ले जाने वाली नौकाएं होता है और बार्जेस का अर्थ भी सामान ले जाने वाली नौकाएं होता है। तो स्लाइड डाउन द कैनल, उस नहर में वो सड़क के आ जाती है, लंबी लंबी लाइनें उसमें होती है। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और जो आगे जाकर एक बहुत बड़ी है ना एक लेक में एक झील में मिल जाती है, जहां पर जो है वो सामान जहाजों में चढ़ाया जाता है। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वेर ब्लैक, और विंटर के समय में यानी कि ठंड के मौसम में जो पास के जो रोड होते हैं मिल के साइड के, जो कारखाने के साइड के होते हैं, वो पूरे काले हो जाते हैं फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट। किस कारण से काले हो जाते हैं, कोयले की डस्ट के कारण। कोल डस्ट यानी कि जो कोयले की डस्ट उड़ती है उससे सारे काले हो जाते हैं। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स, जिनको नीचे गिराया जाता है बड़ी बड़ी चारकोल कैरेट्स के द्वारा, यानी कि कोयले की खांचों के द्वारा। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि वह जो है आयरन एक वर्क्स में जाता है और उसमें क्या देखता है, रामसजो उसका नाम है, वहां पर बड़ी बड़ी जो है भट्टियां बनी हुई है जो लोहे को पिघलाकर चद्दर वगैरह उसमें बनाए जाते हैं, और वहां पर बहुत सारी नौकाएं आती है सामान लेकर। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, और वह जो इवनिंग थी एक लंबी है ना शाम थी, क्रिसमस के ठीक पहले की रात थी। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, उसमें जो मास्टर काम करता था उसका नाम स्मिथ था, जो मुख्य लोहार था।
एंड हिज हेल्पर, उसका सहायक था एक, सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। तो जो स्मिथ था, मास्टर स्मिथ यानी मुख्य लोहार, वो अपने एक सहायक के साथ में वहां पर बैठा हुआ था। कहां पर? डार्क फोर्ज में। फोर्ज का अर्थ तो भट्टी होता है, एक छोटी भट्टी जो अंधेरी थी वहां पर बैठा हुआ था, क्योंकि ठंड का टाइम था तो गर्मी उसको जहां पर मिलती वहां पर बैठे हुए थे दोनों। नियर द फर्नेस, फर्नेस का अर्थ होता है एक बड़ी भट्टी, एक बड़ी भट्टी के साइड में एक छोटी भट्टी थी, वहां पर दोनों बैठे हुए थे और किस चीज का इंतजार कर रहे थे? वेटिंग फॉर द पिग आयरन। पिग आयरन का अर्थ होता है जो लोहा होता है जो जमीन से निकलता है, जो कच्चा लोहा होता है ना, जो ढलवा लोहा होता है, जिसको है ना आग में तपा कर और फिर उससे सारे औजार वगैरह बनाए जाते हैं, उसको पिग आयरन कहते हैं। यानी पिग यानी सुअर नहीं, यहाँ पे पिग आयरन यानी कि एक ढलवा लोहा कच्चा। विच हैड बीन पुट इन द फायर, उस क्या कर रहे थे वो दोनों बैठे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये जो ढलवा लोहा, जो कच्चा लोहा है, ये भट्टी में पड़ा है, ये थोड़ा है ना अच्छा गर्म हो जाए और तैयार हो जाए कि हम इसको एनवेल के ऊपर चढ़ा सकें। एनवेल का अर्थ होता है कि यहाँ पर एक ऐसा खांचा होता है जिसमें लोहा पिघला कर उससे है ना तरह तरह के जो है उपकरण बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनवेल बोलते हैं। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टर द ग्लोविंग मास विथ ए लॉन्ग आयरन बार। और एवरी नाउ, बार बार उनमें से कोई एक उठता था और वो स्टर करता था। स्टर का अर्थ होता है हिलाना। किसको हिलाता था? ग्लोविंग मास, यानी उस धधकते हुए पदार्थों को जो आग में तप रहा था उसको हिलाने के लिए। किससे? विथ ए लॉन्ग आयरन बार, उनके पास एक लंबी लोहे की छड़ी थी, बार बार जाते थे भट्टी में जो लोहा तप रहा था है ना, जो ढल रहा था, उसको बार बार हिलाते थे। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय बाद वापस आते थे। ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन, परस्पिरेशन का अर्थ यहाँ पर होता है स्वेट, स्वेट यानी पसीना। और उनको जब वो वहां जाते थे भट्टी में, तो जब वो आते थे तो ड्रिपिंग, ड्रिपिंग यानी टपकना। तो क्या टपकता था? पसीना टपकता था। मतलब भट्टी में जाते हैं तो वो आग के सामने तब जाया करते थे, बार बार उस ढलुआ लोहे को पलटने के लिए एक बड़ी आयरन बार से वो आते थे, तो उनसे पसीना भी निकलता था। दो एज वाज द कस्टम, हालांकि ये कस्टम यानी कि उनकी परंपरा है जहां पर वो काम करते थे, कि ही वॉर नथिंग, वो कुछ भी नहीं पहनते थे, बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, कि वो सिर्फ एक लंबी सी कमीज पहनते थे या कुर्ता पहनते थे और पेयर ऑफ वुडन शूज, उनके लकड़ी के जूते हुआ करते थे। ऑल द टाइम, मतलब हमें इस दूसरे पैराग्राफ में हमने देखा कि जो स्मिथ नाम का लोहार है वो अपने सहायक के साथ एक फोर्ज में बैठा हुआ है और वो पिग आयरन को तैयार करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। बार बार उनमें से एक उठकर जा रहा है, उस पिग आयरन को पलटी मार रहा है, और जब वो आते थे वापस तो उनके शरीर से पसीना टपक रहा था और उनके शरीर के ऊपर सिर्फ एक लंबी कमीज है और साथ में है ना उन्होंने लोहे के लकड़ी के जूते पहने हुए हैं। ऑल द टाइम देयर वेर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और पूरे समय उस फोर्ज में, भट्टी में अलग अलग तरह के साउंड निकलते थे, क्योंकि जब कारखाने में काम होता है तो साउंड निकलते हैं बेसिकली, आपको पता है। द बिग बैलोस ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। बिग बैलोस, बैलोस का अर्थ होता है जो वहां पर जो रहती है, जिनको हम कह सकते हैं कि जो चिमनियां रहती है ना, उनमें से क्या निकलता है? ग्रोन, ग्रोन यानी कराह टाइप निकलती। कराह का अर्थ ये होता है कि जो भी वो धोकनियां थी उनमें से आवाज निकलती थी। एंड द बर्निंग कोल, और जो जलता हुआ कोयला था वो चटकता था, तो इसी आवाज उसमें से निकलती थी उस भट्टी में से। और द फायर बॉय सेवल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर। और जो फायर बॉय था, फायर बॉय का अर्थ ये होता है कि जो आग के पास जो लड़का खड़ा था वो सेवल्ड कर रहा था, फेंक रहा था बार बार चारकोल को, कोयले को। कहां पर फेंक रहा था? इनटू द मॉ ऑफ फर्नेस, फर्नेस का अर्थ होता है भट्टी और मॉ का अर्थ होता है पेट में, यानी उस भट्टी की जो पेट था उसमें बहुत बड़ा, उसमें बार बार वो चारकोल को फेंक रहा था, कोयले को फेंक रहा था, ताकि आग अच्छे से जल सके। विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, यानी कि उसकी भी जो है क्लेटर, क्लेटर का अर्थ होता है कड़कड़ाती उसकी आवाज बार बार आ रही थी कोयले की। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर जो है पानी के जलप्रपात जो है रोर कर रहे थे, यानी दहाड़ मार रहे थे। साइड में जब नहर थी तो जलप्रपात भी होंगे। एंड द शार्प नॉर्थ विंड वेब्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक
टाइल्ड रूफ, और जो शार्प नॉर्थ विंड थी यानी कि जो तेज उत्तरी दिशा से हवा आ रही थी वो क्या कर रही थी, जैसे कोड़े कोई मारता है उस प्रकार से बारिश बार बार गिर रही थी। किसके ऊपर? ईंट वाले छत के ऊपर। मतलब यहाँ पर पूरा हमको एक डेमोस्ट्रेशन दिया उन्होंने कि वहां पर क्या चल रहा था। भट्टी में बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी, है ना, एक लड़का बार बार चारकोल डाल रहा था उसमें फर्नेस में, और साथ में जलप्रपात की आवाज भी आ रही थी और बारिश भी हो रही थी। मतलब तरह तरह के दिसंबर के महीने में ऐसी चीज चल रही थी, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा था। इस कारण से अब ये दृश्य क्यों बताया हमको, क्यों बताया, इसके पीछे आगे कारण है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिडंट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फोर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। इट वॉज प्रोबेबली यानी कि संभवतः इस कारण से, मतलब इतनी सारी आवाज होने के कारण से, इतना नॉइज होने के कारण से, शोर शराबा होने के कारण ब्लैक स्मिथ यानी कि उस लोहार को पता नहीं चला कि कोई व्यक्ति गेट खोलकर अंदर आ गया है, फोर्ज के पास खड़ा हो गया है, और वो बिल्कुल उस भट्टी के पास में आकर उसके सामने खड़ा हो जाता, उसके साइड में। किसके? ब्लैक स्मिथ के। अब कौन आकर खड़ा हो गया होगा? आपको पता होगा कि जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है, यानी जो व्यक्ति चूहेदानी बेचने वाला था, जंगल में भटक गया था, वो वहां पर आता है तो है ना, उस भट्टी के पास आ जाता है और गेट खोलकर वहीं पे आके खड़ा हो जाता है, और ब्लैक स्मिथ को पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा शोर शराबा है ना कारखाने में हो रहा था। Surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted the force by the glow of light which escaped through the shooty pans. Surely यानी कि निश्चित रूप से उस हमारा जो रेड ट्रैप सेलर था, जो वैगाबॉन्ड था, जो है ना घुमक्कड़ व्यक्ति था, उसके लिए ये चीज अस्वाभाविक नहीं थी। ये तो एक नॉर्मल घटना थी उसके लिए कि शेल्टर के लिए, है ना, आश्रय पाने के लिए उस रात को वहां अट्रैक्ट हो गया था उस भट्टी की गर्मी, मतलब ठंड का मौसम था, और उस घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए तो ये सारी चीजें एक नॉर्मल थी कि वो ठंड के कारण, है ना, पहले भी कई रात ऐसे बिता चुका था किसी अनजान जगह पर, तो उसके लिए चीज क्या थी? बिल्कुल अनयूजुअल थी। मतलब अनयूजुअल नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि एक बार ही हो रहा है, ऐसा कई बार उसके साथ हो चुका था कि वह रात अलग अलग जगह पर बिता चुका था, तो वहां भट्टी के पास आया था ताकि वो अपने आप को गर्म कर सके, उस ठंड में रात निकाल सके। शूटी पैंस का अर्थ यहाँ पर होता है कि जो कालिक लगे हुए जो शीशे थे, मतलब उस कारखाने में कुछ जो खिड़कियां थी उनमें जो कांच लगे थे वो सारे काले हो गए थे, तो उन काले जो खिड़कियां थी वहां से देखता हुआ उस कारखाने में प्रवेश कर जाता है। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ, और अपने आप को गर्म करने के लिए इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के पास में वो आ जाता है। सारी चीजें उसके लिए अनयूजुअल नहीं थी, ये सब चीजें उसके लिए यूजुअल थी। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, उसने उसको सिर्फ कैजुअली यानी एक ऐसे देख लिया कि कोई आके खड़ा हो गया उस इंट्रूडर यानी कि जो प्रवेश कर रहा था, जो व्यक्ति, जो रेड ट्रैप सेलर था, उसको उस लोहार ने सिर्फ एक ग्लांस, एक झलक भर के देखा। ऐसा नहीं जैसे अपने घर में कोई आ गया और हम कहेंगे अरे यार आप कैसे आ गए अंदर, तो उसके लिए, लोहार के लिए क्या था, एक साधारण सी बात थी कि कोई भिखारी, भिखमंगा नंगा सा व्यक्ति आके आग के सामने खड़ा हो गया। He looked the way people of his type usually did, और वो बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा था जैसे कि उसके जैसे लोग दिखते हैं। कौन? रेड ट्रैप सेलर। कैसा दिखता था? विथ ए लॉन्ग बियर्ड, लंबी लंबी उसकी दाढ़ी थी, डर्टी था, गंदा था, उसके कपड़े फटे थे, एंड विथ ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डेंजलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसकी छाती के ऊपर रेड ट्रैप जो थी यानी जो चूहेदानियां था उसका एक गुच्छा लटक रहा था। मतलब इस प्रकार उसकी दिखावट थी, ऐसा दिख रहा था। किसको? ब्लैक स्मिथ को। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. He asked permission. उसने क्या किया? रेड ट्रैप सेलर ने उससे परमिशन मांगी कि मैं क्या यहाँ पे रुक जाऊं बोलकर। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, लेकिन जो लोहार था उसने सिर्फ घमंड में, हॉटी का अर्थ होता है घमंड से, नोडेड यानी सिर हिलाया, घमंड से सिर हिलाया, कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विथ ए सिंगल वर्ड, यानी उसको इज्जत या आदर का एक भी शब्द नहीं बोला, सिर्फ घमंड से सिर हिला दिया, चल ठीक है हो जा, यहाँ पर बैठ जा, है ना। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, और जो ट्रैम्प यानी कि जो वो आवारा घुमक्कड़ व्यक्ति था, जो है ना धम धम करके चल रहा था, उसने कुछ भी नहीं कहा। आइदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, क्योंकि वो यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, सिर्फ यहाँ पर अपने आप को गर्म करने के लिए और सोने के लिए आया था कि मैं इस रात को कैसे तैसे काट लूं, क्योंकि उसको भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, ये उससे नहीं बोल रहा था। चलिए आगे बात करते हैं।
इन दोज डेज, उन दिनों, द रामसगंज आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। जो रामसगंज आयरन मिल थी वो उसका मालिक एक बहुत ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था, मतलब एक प्रमुख लोहार था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, उसका एक मुख्य एम्बिशन था, उद्देश्य ये था, वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, कि मार्केट में अच्छे से अच्छा लोहा जाना चाहिए मेरी फैक्ट्री से, मेरे कारखाने से। ही वाच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, और वह दिन रात निगरानी करता था कि जितने पॉसिबल तरीके से, जितने अच्छे तरीके से काम हो जाए उतने अच्छे तरीके से मैं काम करवाऊंगा, इसलिए वो दिन और रात दोनों टाइम इंस्पेक्शन के लिए आया करता था। And at this very moment he came into the forge on one of his nightly round of inspection, और इस समय, इस पल उसका रात्रि का इंस्पेक्शन का टाइम हो रहा था। मतलब जो आयरन मास्टर था मुख्य, वो जो मालिक था उस वर्कशॉप का, वो रात के समय भी चक्कर करने आता था और दिन में भी आता था, और ये जो टाइम था वो उसका रात के समय इंस्पेक्शन का टाइम था, निरीक्षण का टाइम था, मतलब वो यहाँ पर आ रहा था। तो सुनिए आगे। नेचुरली The first thing he saw was the tall ragamuffin। अब यहाँ पर ragamuffin एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आया है। ragamuffin का अर्थ होता है फटीचर। Naturally the first thing he saw the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। Naturally स्वाभाविक रूप से उसने पहली झलक, जैसे वो लोहार वगैरह को तो बार बार देखता था, लेकिन सबसे पहले उसने उस लंबे फटीचर को देखा, और उसको देखा जो कहाँ पर पड़ा हुआ था, फर्नेस यानी भट्टी के बिल्कुल पास में पड़ा हुआ था, और स्टीम यानी भाप, उसके गीले कपड़ों से, जो चिथड़े वाले कपड़े उसने पहने थे फटे, उन गीले कपड़ों से भाप निकल रही थी क्योंकि वो आग के सामने तप रहा था। तो सबसे पहले उसने उस फटीचर को देखा। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डेज्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। जो आयरन मास्टर था, जो उस वर्कशॉप का मालिक था, उसने डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ, उसने उस लोहार को नहीं देखा जो वहां पे काम कर रहा था। हु हैड हार्डली डैश्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, मतलब जिसने, उस ब्लैक स्मिथ ने तो बहुत मुश्किल से उसकी झलक देखी थी, लेकिन जो उसका मालिक आया था उसने उसको ठीक से देखा। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उसके बिल्कुल पास में गया। किसके पास में? उस फटीचर के पास में। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको बड़ी सावधानी से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच, स्लाउच का अर्थ होता है हेड, उसने जो सिर के ऊपर पहना था उस स्लाउच को उसने टोर ऑफ किया, ना उतारा। किसने? उस मालिक ने। हैड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, इसलिए उतारा क्योंकि उसका हेड थोड़ा सा उसके आंख की तरफ झुका हुआ था, तो उसने हेड को उतारा और ठीक से देखा, बड़ी केयरफुली उस फटीचर को देखा, और ऐसे देखा जैसे वो किसी और व्यक्ति को उसमें ढूंढ रहा हो। तो उस आयरन वर्कशॉप के मालिक ने उस फटीचर को बड़े ही जो है केयरफुली, बड़े ही है ना निकटता से उसको देखा। बट ऑफ कोर्स इट इज यू निल्स ऑल्फ, ही सेड हाउ डू लुक, और उसने जैसे उसको देखा और उसने कहा कि अरे ये तो तुम हो निल्स ऑल्फ। क्या नाम बताया उसने? निल्स ऑल्फ। और कहा कि ही सेड हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो, तुम कैसे हो गए हो। The man with the red trap had never before seen the iron master at Ramazzo and did not even know what his name was। लेकिन जो फटीचर व्यक्ति था, जो रेड ट्रेपर था, उसने आयरन मास्टर यानी रामसगंज का जो आयरन मास्टर था उसको पहले कभी नहीं देखा था और ना ही उसका नाम जानता था। लेकिन जो वो मालिक था, है ना, रामसगंज आयरन जो मास्टर था, उसने उसको पहचाना, निल्स ऑल्फ उसका नाम कहा और कहा कि तुम कैसे हो गए हो। बट इट ओक्योर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, लेकिन हमारा जो रेड ट्रैप सेलर था, जो फटीचर व्यक्ति था, उसने सोचा कि यदि ये सभ्य व्यक्ति मेरे को एक पुराना एक्वेंटेंस समझता है, यानी कि इसका परिचित समझता है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, तो वहां उसे 1 या 2 क्रोनर दे सकता है, फेंक सकता है। Therefore he did not want to undeceive him all at once, इसलिए वो उसका भ्रम दूर करना नहीं चाहता था। मतलब उस फटीचर ने देखा कि ये व्यक्ति मुझे और कोई समझ रहा है और हो सकता है कि मुझे कोई पुराना व्यक्ति समझकर, इसका परिचित व्यक्ति समझकर मुझे 1-2 क्रोनर दे दे, इसलिए वो भी नहीं बोला बीच में कि भैया तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूं, है ना। तो इसलिए वो उसको उसका भ्रम दूर करना नहीं चाहता था। आगे सुनिए, अब फटीचर क्या कहता है। Yes, God knows things have gone downhill with me, हाँ भगवान जानता है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। He said, उस फटीचर व्यक्ति ने कहा, You should not have resigned from the regiment, यानी कि तुमको रिजाइन नहीं करना था रेजिमेंट से। You should not have resigned from the regiment,
सेड द आयरन मास्टर ने उस लोहे का जो मालिक था उस वर्कशॉप का, उसने कहा कि तुमको भैया जो रेजिमेंट यानी आर्मी से रिजाइन नहीं करना था, इस्तीफा नहीं देना था। मतलब वो जो आयरन मास्टर है उसको क्या समझ रहा था, एक पुराना आर्मी का ऑफिसर। That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. तो हमारे फटीचर ने कहा कि बस वही तो गलती हो गई, यदि मैं उस समय से लेकर आज तक सर्विस में होता तो मेरा ये हाल नहीं होता। Well now of course you will come home with me. तो आयरन मास्टर ने कहा कि चलो अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब तुम मेरे साथ घर चल रहे हो, यानी कि तुम मेरे साथ घर चलोगे मेरे। To go along up the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. लेकिन उस मैनर के घर पर, मैनर यानी कि जो मालिक था उसके घर पर जाना और एक पुराने रेजिमेंटल एक ऑफिसर की तरह जो है सम्मान पाना, ये सारी चीजें भी उस ट्रैम्प यानी कि उस आवारा घुमक्कड़ व्यक्ति को प्लीज नहीं कर पा रही थी, मतलब प्रसन्न नहीं कर पा रही थी। यानी कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उठकर चल देता कि चलो ठीक है, मैं आज रात इसके साथ ही गुजारूंगा, अच्छा सा खाना पीना होगा, सब होगा, लेकिन ये सारी चीजें भी उसको प्लीज नहीं कर रही थी। वो इन चीजों से भी प्रभावित नहीं हो रहा था, आकर्षित नहीं हो रहा था। आगे सुनिए। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। और उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं चल सकता, और वो लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, थोड़ा सा अलार्म हो गया। अलार्म यानी कि उसमें एकदम से चेतना आ गई, नहीं मेरे को नहीं जाना, थोड़ा सा अलार्म टाइप, एकदम से वो है ना उछल गया कि नहीं मैं नहीं चलूंगा। ही थॉट, अब वो क्यों नहीं चल रहा था, इसके पीछे कारण सुनिए। ही थॉट ऑफ द 30 kroner, वो किनके बारे में सोच रहा था कि मेरे पास 30 kroner है। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन, यानी कि यदि मैं मैनर के घर पर गया तो समझ लो कि मैं खुद जानबूझकर शेर की गुफा में जा रहा हूं, है, क्योंकि वो उसको पुलिस को पकड़ा सकता है, पकड़वा भी सकता है। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फोज एंड देन स्नीक अवे एंड इनकंसिपियसली एज पॉसिबल। और उसको सिर्फ क्या चाहिए था, उसको यहाँ पर एक सोने का चांस चाहिए था, मतलब वो सोना चाहता था बस इस भट्टी के पास में, और फिर इसके बाद यहां से खिसकना चाहता था इनकंसिपियसली, यानी कि किसी को बिना कहे, है ना, जितना अच्छे से पॉसिबल हो सके उतना अच्छे वो यहाँ पर रात गुजार कर चुपचाप खिसकना चाहता था। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मेजरेबल क्लॉथिंग। अब आयरन मास्टर ने सोचा कि इसको शर्म आ रही होगी कि इसके कपड़े फटे हुए हैं, इसलिए हो सकता है मेरे साथ नहीं चल रहा है। प्लीज डोंट थिंक, तो वो कहता है उससे कि प्लीज डोंट थिंक, कृपा करके ऐसा मत सोचो, दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि मेरा घर बहुत अच्छा है और तुम वहां पर अच्छे नहीं लगोगे। ही सेड, उसने आगे कहा कि एलिजाबेथ इज डेड, कि जो मेरी पत्नी है एलिजाबेथ वो मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, तुमने पहले भी सुन लिया होगा। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे जो बच्चे हैं लड़के हैं वो विदेश में हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर पर मेरी बड़ी बेटी और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। यानी तुम्हारे कपड़े फटे हैं, तुम गंदे हो, तो तुम शर्माओ मत, घर पर कोई भी नहीं है, मेरी पत्नी मर चुकी है, लड़के विदेश में है और मैं बड़ी लड़की के साथ में रहता हूं। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas, और हम ऐसा सोच रहे थे कि ये बहुत बुरी बात है कि हमारे साथ में क्रिसमस मनाने वाला कोई नहीं है। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster, चलो मेरे साथ चलो और क्रिसमस के भोजन को जल्दी जल्दी खत्म करने में हमारी मदद करो, ठीक है। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन उस अजनबी ने कहा नहीं, एंड नो एंड अगेन नो, नहीं नहीं नहीं। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर ने सोचा कि ये नहीं चलेगा। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टले प्रिफर्ड टू स्टे विथ यू टुनाइट स्टोम, ही सैड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज हील। तो उसने क्या कहा, अपने मास्टर जो था उसका ब्लैक स्मिथ जो लोहार वहां पे काम कर रहा था, उससे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टले, उसने क्या नाम दिया उसको, कैप्टन वॉन स्टले, कैप्टन वॉन स्टले आज रात तुम्हारे साथ ही गुजारेंगे। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न टू हिज हील, और अपने ऐसा कहकर वो अपने पैरों के ऊपर मुड़ गया, ठीक है, यानी ऐसा कहकर वो मुड़ा। बट ही लव्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, और ऐसा कहकर वो हंसा, और उसकी हंसी के पीछे जो वो लोहार था वो समझ गया कि हमारे जो मालिक है वो हंसे हैं, मतलब वो इतनी आसानी से चीज को छोड़ने वाले नहीं है, यानी वो इस व्यक्ति को उनके घर ले जाकर ही मानेंगे।
ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इस लेसन को कंप्लीटली पूरा कर लेंगे, है ना। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ रहा है। जितने अच्छे शब्दों में मैं, है ना, एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतने अच्छे शब्दों में मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा। और ये सारे जो वीडियो हैं पिछले, वो आपको यदि देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्ले लिस्ट में जाकर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, है ना। क्वेश्चन बैंक के मिल जाएंगे और इंग्लिश के मिल जाएंगे। Thank you very much.